नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गौरवी एडू नोट्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10th इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या भारत हमेशा से एक राष्ट्र था? और क्या जर्मनी और इटली हमेशा से एक देश थे? ज़्यादातर आप में से कहेंगे हाँ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। करीब 200-250 साल पहले यूरोप का नक्शा बिल्कुल अलग था। आज जिस जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड को हम एक देश के रूप में जानते हैं, वह उस समय सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। अब सवाल उठता है, फिर ये एक राष्ट्र कैसे बने? राष्ट्रवाद आखिर है क्या? फ्रांसीसी क्रांति का इससे क्या संबंध है? नेपोलियन ने पूरे यूरोप को कैसे बदल दिया? और जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमें इस अध्याय में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को अगर आपने समझ लिया तो इतिहास का लगभग 30 से 40% हिस्सा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, संविधान, मताधिकार और आधुनिक राष्ट्र राज्य की शुरुआत होती है। इसलिए इस अध्याय को बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलो आपसे एक आसान सवाल पूछती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्र क्या होता है, क्या केवल जमीन का टुकड़ा राष्ट्र होता है? नहीं। अगर केवल जमीन से राष्ट्र बनता तो पूरी दुनिया में कभी युद्ध नहीं होते। नेशन केवल एक भूमि नहीं है। अगर ये केवल भूमि नहीं है तो क्या है? चलिए समझते हैं। नेशन में आते हैं लोग, साझा पहचान, साझा इतिहास, साझा संस्कृति, साथ रहने की इच्छा। ये सभी चीज़ें मिलकर के एक राष्ट्र बनाती है, यानी कि एक नेशन बनाती है। बच्चों, राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ रहने वाले लोगों में एक जैसी भावना पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है हम एक हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारा भविष्य एक है, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही भावना कहलाती है राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। अगर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो जैसे जब भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो क्या केवल दिल्ली वाले खुश होते हैं? नहीं ना, पूरे भारत के लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक मानते हैं। यही राष्ट्रवाद है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, गौरव और साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। लेकिन बच्चों, यूरोप में हमेशा ऐसा नहीं था। आज का यूरोप देखकर हमें लगता है कि जर्मनी हमेशा से जर्मनी था, इटली हमेशा से इटली था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज से लगभग 250 साल पहले पूरा यूरोप छोटे छोटे राज्यों, रियासतों, साम्राज्यों और राजाओं में बटा हुआ था। हर जगह अलग राजा, अलग कानून, अलग भाषा, अलग टैक्स, अलग मुद्रा। तो सोचिए, ऐसे लोगों में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होगा? यही पूरी कहानी इस अध्याय में हम सीखेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, वियना कांग्रेस, उदारवाद, रूढ़िवाद, 1830 से 1848 की क्रांतियाँ, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। एक बात याद रखिए, यह अध्याय सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, DSSB, सीटेट, यूपीटेट और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर लाइन को समझकर पढ़ेंगे। तो बच्चों,
अब हम एनसीईआरटी के पहले पेज पर आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी हमें एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध चित्र दिखाती है, जिसे फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में बनाया था। यह चित्र वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना है जहां दुनिया के सभी राष्ट्र स्वतंत्र हों। आइए अब इस चित्र को एक एक भाग में समझते हैं। बच्चों, अब अपनी एनसीईआरटी का पहला पेज खोलिए। जैसे ही आप पहला पेज खोलेंगे, आपको एक बहुत बड़ा चित्र दिखाई देगा। पहली नज़र में यह चित्र थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले 10 मिनट में आप इस पूरे चित्र का अर्थ समझ जाएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि यह किसी वास्तविक घटना का चित्र है? आप में से कई बच्चे बोलेंगे नहीं, यह किसी युद्ध का फोटो भी नहीं है। तो फिर यह क्या है? यह है फ्रेडरिक सोरियू 1848 फ्रांसीसी कलाकार के द्वारा बनाया गया एक चित्र। बच्चों, यह चित्र 1848 में फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया था। ध्यान रखिए, उन्होंने यह चित्र किसी वास्तविक घटना को देखकर नहीं बनाया। उन्होंने एक सपना बनाया, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हर राष्ट्र स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई किसी पर अत्याचार ना करे। इसलिए इसे कल्पनावादी चित्र कहा जाता है। कल्पना लोक यानी कि यूथोपिया एक आदर्श दुनिया जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन जिसकी हम कल्पना करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कभी युद्ध ना हो, सब लोग शांति से रहें, गरीबी ना हो, सबको शिक्षा मिले? यह भी एक आदर्श कल्पना है। ठीक उसी तरह सोरियू ने भी एक आदर्श दुनिया की कल्पना की। अब पूरा चित्र ध्यान से देखिए। हम इसे कहानी की तरह समझेंगे। ऊपर आसमान में आपको ईसा मसीह दिखाई देंगे। उनके साथ फरिश्ते और संत भी हैं। बच्चों, कलाकार ने सबसे ऊपर ईसा मसीह को ही क्यों बनाया? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि वह पूरी मानवता के लिए शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। कलाकार बताना चाहता है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि दुनिया के सभी राष्ट्र स्वतंत्र हों। अब नीचे देखिए, एक महिला सबसे आगे चल रही है। क्या आपको पता है यह महिला कौन है? यह कोई सामान्य महिला नहीं है। यह स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का प्रतीक है। ध्यान रखिए, चित्र में महिला किसी वास्तविक व्यक्ति का चित्र नहीं है। यह केवल एक विचार को दर्शाती है। अब उनके हाथ में क्या है? एक जलती हुई मशाल। मशाल क्यों? क्योंकि मशाल ज्ञान, जागरूकता और स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। जैसे अंधेरे को प्रकाश दूर करता है, वैसे ही अज्ञानता को ज्ञान दूर करता है। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा है, यानी हर व्यक्ति समान है, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। अब बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात, महिला के पैरों के पास टूटे हुए हथियार दिखाई देते हैं। कुछ जगह टूटी हुई जंजीरें भी दिखाई देती हैं। इनका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, अब अत्याचार समाप्त हो रहा है, गुलामी खत्म हो रही है, निरंकुश शासन टूट रहा है, लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। टूटी हुई जंजीर का क्या अर्थ है? गुलामी का अंत। अब आगे देखते हैं चित्र में। अब चित्र में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने देश का झंडा लेकर चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों? तो क्योंकि कलाकार चाहता है कि दुनिया का हर देश स्वतंत्र हो, हर राष्ट्र की अपनी पहचान हो। ध्यान रखिए, उस समय जर्मनी, इटली, पोलैंड
जैसे कई राष्ट्र अभी बने ही नहीं थे, लेकिन कलाकार पहले ही उनकी स्वतंत्रता का सपना देख रहा था। अब सबसे पीछे अंधेरे में पुराने राजा, निरंकुश शासक और सामंती शक्तियां दिखाई देती हैं। कलाकार कहना चाहता है अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब जनता जाग रही है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, सरयू की पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो आपका उत्तर होगा स्वतंत्र राष्ट्रों की कल्पना, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, निरंकुश शासन का अंत। तो बच्चों, अब हमें यह समझ आ गया है कि कलाकार एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहा है जहां सभी राष्ट्र स्वतंत्र हों। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राष्ट्र होता क्या है? क्या केवल भाषा से राष्ट्र बनता है? क्या धर्म से राष्ट्र बनता है? या फिर कुछ और बात है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले भाग में एक महान फ्रांसीसी विचारक रेनन देंगे। अब हम एनसीईआरटी के अगले पेज पर चलते हैं। बच्चों, अभी हमने फ्रेडरिक सोरोयू की पेंटिंग देखी। उस चित्र में एक सपना दिखाई देता है, एक ऐसी दुनिया जहां सभी राष्ट्र स्वतंत्र हों। लेकिन अब सवाल है, राष्ट्र आखिर होता क्या है? क्या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग राष्ट्र कहलाते हैं, या एक ही धर्म के लोग, या फिर एक ही जाति के लोग? अगर ऐसा होता तो भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। तो आखिर राष्ट्र की असली पहचान क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें एक महान फ्रांसीसी विचारक देते हैं। उनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन 1882 इनका प्रसिद्ध व्याख्यान था व्हाट इज नेशन, यानी कि राष्ट्र क्या है। बच्चों, अर्नेस्ट रेनन फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिक थे। उन्होंने 1882 में एक व्याख्यान दिया, राष्ट्र क्या है। आज भी पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को समझने के लिए उनके विचार पढ़े जाते हैं। अगर मैं कहूँ नेपाल और भारत में कई लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्या दोनों एक ही राष्ट्र हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि केवल भाषा राष्ट्र नहीं बनाती। क्या भाषा राष्ट्र बनाती है? रेनन कहते हैं नहीं। अगर केवल भाषा से राष्ट्र बनता तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक ही राष्ट्र होते, क्योंकि चारों जगह अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ एक भाषा राष्ट्र नहीं बनाती। क्या धर्म राष्ट्र बनाता है? अगर धर्म से राष्ट्र बनता तो दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक राष्ट्र होते, या सभी ईसाई देश एक राष्ट्र होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो धर्म भी एक राष्ट्र नहीं बनाता। क्या जाति राष्ट्र बनाती है? तो इसका भी उत्तर है नहीं। एक जैसी जाति होने से भी राष्ट्र नहीं बनता, तो जाति भी राष्ट्र नहीं बनाती। क्या क्षेत्र राष्ट्र बनाता है? केवल जमीन भी राष्ट्र नहीं बनाती, क्योंकि जमीन तो केवल नक्शे पर बनी सीमा है, राष्ट्र उससे कहीं बड़ा विचार है। तो भूमि भी राष्ट्र नहीं बनाती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तो बच्चों, अगर भाषा नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, जमीन नहीं, तो राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? रेनन के अनुसार राष्ट्र साझा इतिहास, साझा संघर्ष, साझा यादें, साथ रहने की इच्छा है। रेनन कहते हैं एक राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो अपने गौरवपूर्ण अतीत को याद रखते हैं, अपने पूर्वजों के संघर्ष पर गर्व करते हैं और भविष्य में भी साथ रहने का निर्णय लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हम सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब पर हमें गर्व होता है। यही साझा इतिहास हमें एक राष्ट्र बनाता है।
अब ध्यान से सुनिए, यह लाइन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। नेशन इज़ अ डेली प्लेबेसाइट। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है राष्ट्र रोज होने वाला जनमत संग्रह है, यानी कि हर दिन लोग यह तय करते हैं कि हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पास एक नया शब्द आया, जनमत संग्रह यानी कि प्लेबेसाइट। इसका क्या अर्थ हुआ? जब जनता मतदान करके किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अपनी राय देती है। मान लीजिए गांव के लोगों से पूछा जाए, क्या आप नया स्कूल बनाना चाहते हैं? सब लोग वोट दें, बहुमत जो फैसला करे उसे जनमत संग्रह कहते हैं। लेकिन रेनन यहाँ वास्तविक मतदान की बात नहीं कर रहे हैं। वह कहना चाहते हैं कि हर दिन लोगों की इच्छा, उनका विश्वास, उनकी एकता यही राष्ट्र को मजबूत बनाती है। तो बच्चों, राष्ट्र की आत्मा क्या हुई? साझा अतीत, वर्तमान की एकता, भविष्य में साथ रहने की इच्छा। प्यारे बच्चों, अगर भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और कोई किसी की मदद ना करे तो क्या राष्ट्र मजबूत होगा? नहीं। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, देश के कानून का पालन करें और मिलकर आगे बढ़ें, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। बोर्ड में अक्सर यह प्रश्न आता है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आपका उत्तर होगा साझा गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियां और दूसरा भविष्य में साथ रहने की इच्छा। चलिए बच्चों, 1 मिनट में पूरा टॉपिक दोहराते हैं। अर्नेस्ट रेनन, फ्रांसीसी विचारक। 1882 व्हाट इज अ नेशन। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र अकेले राष्ट्र नहीं बनाते। साझा इतिहास और साझा संघर्षपूर्ण महत्वपूर्ण है। नेशन इज अ डेली प्लेबेसाइट। राष्ट्र की आत्मा, साथ रहने की इच्छा। अब बच्चों, हमने समझ लिया कि राष्ट्र क्या होता है, लेकिन अब अगला सवाल है, यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप की राजनीति बदल दी और आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।